शुरू से स्टॉप। चलो ठीक है। ये दोनों फिजिक्स पढ़ने आए थे क्या? हाँ? तो आपके सामने हो। यानी मैंने कहा ऑक्सीजन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्जीलिक और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये आपका क्या होगा? ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये आपका कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये कहलाएगा आपका CH2OH COCHOH होल फॉर होल थ्राइस CH2OH ये आपका कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। या वे कंपाउंड जैसा सुक्रोज की स्ट्रक्चर डिस्कस करें सुक्रोज अगर इसका हाइड्रोलिस करते हो अगर इसका हाइड्रोलिस करते हो तो हाइड्रोलाइसिस में आपको दोनों मिलेंगे। यहाँ लिखा हूँ C12H12 और काफी ध्यान रखें। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो इसे जोड़ में इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस प्राप्त मिलता है क्या है हाइड्रोजन पेंटालिक फ्रुक्टोज यानी ये है आपका कंपाउंड हाइड्रोजन। कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? मैं क्या सारे देखा मैंने लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैंने लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और those compounds which produce such units as unit produce करते हैं on hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस पे इसके हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस such units on hydrolysis known as the carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट क्लियर होगा आपसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीहाइड्रोक्सी में आप साकिब है। जैसा कि लेट आया था आपको समझाने की बात कर रहा हूँ रिपीट थोड़ा मैं करूँ देखना चलेगा। चाहे अब मैं आ जाऊँ आगे इसके पास है कबीर के पास आ जा इसको आगे देखो। चलो इसे अकेला रहने दो नहीं तो बातें करता रहता है ना। इसको अकेला रहने दो कबीर। ये पॉइंट चल रहा है चला कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन पहले पॉइंट दिया कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को है तो जो लिखवा था देखते चले लिखना नहीं साकिब देखता हुआ चलो जैसे मलिका देखती चल रही। तो मैंने क्या कहा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन or those compounds which produce such unit on hydrolysis known as the carbohydrates। तो ये एक ऐसा कंपाउंड हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी दोनों ही हो गया और सच कंपाउंड और those compounds ये कोई कंपाउंड होगा which produce such units on hydrolysis। इसका हाइड्रोलाइसिस किया हाइड्रोलाइसिस पर आपको एसिड लिख है हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस पर आपको बने क्या अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। ये पॉइंट आपका ये था नेक्स्ट देखते हैं क्या ये बात में बिल्कुल निगड़ नहीं कर देखता है बस क्या नहीं बोल रहा कबीर बिल्कुल बात नहीं होनी है। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन था यहाँ पर आपने लिखा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लिखा कार्बोहाइड्रेट के पहला पॉइंट को मोनोसैकेराइड S A T T फिर क्या होगा सैकेराइड। हम मुझे बताया था आपने क्या था
फिर आपका पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या था? मोनोसैकेराइड्स किसे कहा था? जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। H2O अपॉन H प्लस, नो प्रोडक्ट, नो क्या होगा भाई? पीछे की बैठ के पीछे चले जाओगे पर। हाँ भाई, ये पढ़ा है तो शायद बिल्कुल विजिट पढ़ लो यार, बैठ के क्यों टाइम पास करते हो? पॉलीसैकेराइड्स H2O अपॉन H प्लस, इसका हाइड्रोलाइसिस किया। ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस कर देता है 2 to 10 minutes, 2 to 10 minutes of 10 minutes of monosaccharide, 2 to 10 minutes of monosaccharide। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, अगर पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस करोगे, यहाँ लिखेंगे आप यानी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है बेटा, तो ये बात मैंने लिखवाई थी कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? मोनोसैक्रम, मोनोसैकेराइड वो शक्कर है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस का 2 से 10 मिनट देता है। और पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइसिस का बहुत सारी मोनोसैकेराइड के लिए देता है। मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स gives many units of monosaccharides on hydrolysis। यहाँ केवल कितने 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब एक है, बस वो सिंगल यूनिट ही है। जैसे आपका ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या ग्लूकोज फ्रुक्टोज का हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो कुछ भी में कंपाउंड आपका फॉर्म नहीं होता, तो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट था, देखिए क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ, हमें स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पहला पॉइंट पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, ये बात पढ़ी थी। दूसरी बात पढ़ी थी प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। आप जो दोनों बैठे हैं तो 6 कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। ये आपके पास आता है क्वेश्चन बोर्ड में जब आप बैठेंगे 25 में, उसमें बैठोगे आप तो 26 में, अभी तो 11th हो आपका। हाँ, तो 26 में जब बैठेंगे तो वहां पूछा जाता है प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, यानी हाउ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज। वहां ये बात पूछी जाएगी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला की पुष्टि कैसे करोगे, हिंदी में आए। वैसे पूछा जाएगा हाउ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है किसमें? ग्लूकोज में। उसे कैसे कंफर्म करोगे? तो कंफर्म करने का एक ही तरीका था, ये आपके पास C6H12O6 है, इसकी रिएक्शन आप HI के साथ करते हो ही, और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है वो एन हेक्सेन मिलती है। और हेक्सेन में कितने कार्बन है किसके चेन मिलते हैं, हर किसी बंदे को पता है। इन हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है किसके चेन जुड़े होते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। और प्लस आपका 6H2O हो गया, 6H2O, और प्लस आपका I2। I2 में मैंने कहा था कि बैलेंस करें इसे, कितने I2 हुआ कितना HI आपके लिया, तो यहाँ आपका I2 बना होगा। 6H2O निकल गए थे, तो देखते हैं आप बताओ कितने आपको लेने थे यहाँ पर। 14 HI लिए थे, 7 आपका I2 निकल गया। तो भाई सीधी सी बात यही है कि जब आप ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं HI के साथ में, ये आपके पास ग्लूकोज है, इसको ट्रीट कर रहे हो HI के साथ,
HI के साथ ट्रीट करने पर एन हेक्सेन के फॉर्मेशन से आपको पता चलता है। क्योंकि जब हम बॉडी कॉपी भी चेक करते हैं तो बॉडी कॉपी चेक करते हैं तो अगर हमें ये बात लिखी हुई मिल जाए तो हम क्या कहते हैं नोट्स लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ जो बात ये नहीं लिखी होती पता नहीं कहानी की कथा नहीं चलती रहती। जब हम केमिस्ट्री कॉपी चेक करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या किस यानी लिटरेचर की किसी सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रहे हैं। जो पूछा जाता है नहीं तो केमिस्ट्री केवल 10 से 12 पेज में पूरा पेपर हो जाता है केमिस्ट्री का 12th बोर्ड का। और पता नहीं 20-20 25-25 पेज भरते रहते हैं कथा क्या लिखते हैं क्या नहीं। अगर आप निम्न अभिक्रिया की निम्न अभिक्रिया से पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। तो इससे पता चला इस अभिक्रिया से। जिसने अभिक्रिया लिख दी चुनके मार्क्स मिल गए। उसके बाद तीसरा चरण ये लिखा हुआ है परचेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। पहला पॉइंट लिखा था मोलेक्युलर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका तीसरा है परचेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ग्रुप को याद में लिख देते हैं। ठीक ग्लूकोज ग्लूकोज में क्या करना है आपको कार्बोनाइल ग्रुप की परचेंस को कंफर्म करना है। ये ग्रुप आपका क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ that group which contain carbon two oxygen double bond known as the carbonyl group। यानी जिस ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के डबल जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कार्बोनिल। हिंदी में क्या कहते हैं कार्बोनिल समूह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कार्बोनाइल। वैसे कार्बोनिल हिंदी में अगर लिखेंगे इसको तो कार्बोनिल लिखा जाता है कार्बोनिल समूह। लेकिन वैसे क्या बोलते हैं कार्बोनाइल। तो ये कार्बोनाइल समूह है। अगर इसने यहाँ भी R छोड़ दिया यहाँ भी R छोड़ दिया अब कंपाउंड क्या बन जाएगा अभी लीना कंपाउंड क्या बनेगा बेटा अगर कार्बोनाइल कार्बन से एटम नहीं जुड़ा कार्बोनाइल कार्बन से H एटम जुड़ा हुआ नहीं है तो उसे कहते हैं कीटोन। अगर कार्बोनाइल कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है तो इसमें दोनों दिन में खंभे को एक बीच में देखते हैं अगर तो आप तो कहता है तो आप तो भाई देखो मैंने क्या कहा यानी जिस कार्बन से डबल बॉन्ड और जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। यदि कार्बोनिल कार्बन पर कम से कम एक एच एटम जुड़ा हुआ है दोनों भी हो सकते हैं। अगर कम से कम एक एच एटम जुड़ा हुआ तो सेल ऐड करेगा। अगर कार्बोनिल कार्बन से कोई एच एटम अटैच नहीं है तो उसे हमेशा कीटोन कहते हैं। तो यहाँ हमें परचेंस क्या करनी है परचेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। कैसे करते हैं ये बात आपको याद रखनी है। आपने ग्लूकोज लिया यहाँ पर ग्लूकोज लिया ग्लूकोज की ट्रीट किया किसके साथ NH2OH के साथ यानी ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज को NH2OH के साथ ट्रीट किया। ट्रीट करने पर ऑक्साइन बनता है ऑक्साइन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ आपने ग्लूकोज लिया ग्लूकोज को HCN के साथ ट्रीट किया साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज यानी ऑक्साइन का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज को आप ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्सिल इमाइन के साथ NH2OH के साथ ट्रीट करते हैं ट्रीट करने पर बनता क्या है ट्रीट करने पर बना ऑक्साइन ग्लूकोऑक्साइन कहते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में लिखा ऑक्साइन। अगर ऑक्साइन बनता है तो समझ लीजिए ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो साइनोहाइड्रीन बनाता है CYANOHYDRIN साइनोहाइड्रीन को बनाता है तो भी ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह कार्बोनाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। तो आपको वहां कक्षा नहीं लिखनी जैसे मैं लिखकर बता रहा ऐसे करना होता है केवल हाउ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो क्या बात लिखनी निम्न अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति को कंफर्म करती है। तो कंफर्म करते हैं पहले लिखा ग्लूकोज प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन बना आपका ऑक्साइन फिर लिया ग्लूकोज प्लस HCl बना साइनोहाइड्रीन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं इस बात को कंफर्म करती हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह प्रेजेंट है। और अब हमारा कार्बोनाइल मैंने क्या कहा
कार्बोनाइल समूह आपका कीटोनिक भी हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो फिर आपको चौथे पॉइंट में क्या लिखना है, कार्बोनाइल ग्रुप एज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप। जो कार्बोनाइल आपका ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप एज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप। साथ ही मैं बिल्कुल शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, इसको रिपीट करने के लिए समझ ज्यादा होगी। कार्बोनाइल ग्रुप एज कार्बोनाइल ग्रुप एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कैसा है आपका, ये वाला है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, अगर कोई CHO ग्रुप आपके पास है, उसे ब्रोमीन वाटर के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहाँ पर एसिड बनता है। CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, COH में। अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, उसे ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो, ट्रीट करने पर आप कहोगे नो ऑक्सीडेशन या नो रिएक्शन, रिएक्शंस कोई रिएक्शंस नहीं होगी। अगर आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने पर देखते हैं ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है, तो ग्लूकोज में CHO ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा। अगर वो ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज रिएक्शंस ना करता तो फिर ग्रुप कौन सा होता है आपका, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इससे पता चला कि हाँ ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ। और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने से आपको क्या पता चला, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने से आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है, presence of five OH group, OH group in glucose। तो भाई आप लोगों के पास दोनों ही बैठे ट्वेल्थ में इसमें ये क्वेश्चन आता है और तो मत चलना हाउ टू फाइंड द presence of five OH group in glucose। ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति का पता कैसे लगाओगे, ये क्वेश्चंस बनता रहता है। हेडिंग से अलग अलग बनता है, पूरी स्ट्रक्चर नहीं कोई पूछता, हेडिंग वाइज क्वेश्चंस बनता है। presence of five OH ग्रुप इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में 5 OH की प्रेजेंस, 5 OH समूह की उपस्थिति का कैसे पता लगाओगे। यहां लिखा आपने ग्लूकोज, ग्लूकोज को ट्रीट किया CH3CO होल ट्वाइस O, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं दोनों बताओ, आपको तो आज नहीं। CH3CO होल ट्वाइस O को क्या कहते हैं, और ये भी पूरा यानी O है, CH3CO होल ट्वाइस O क्या कहते हैं, ग्लूकोज का एक मोल है एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं सर, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड इसका तो एक मोल है, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल हैं, 5 मोल हैं किसके बना, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक मोल ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। यानी ग्लूकोज का एक मोल 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है। 1 mole of glucose react with 5 mole of acetic anhydride to give glucose pentacetate, glucose glucose pentacetate, glucose glucose pentacetate के फॉर्मूलेशन क्या होता है इसको, अगर भाई साहब रिएक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है ग्लूकोज समूह उपस्थित होते हैं, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अभी ना देखिए मैंने कहा
कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 5 मोल ऑफ एसिटिक एनाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करने के बाद ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अगर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की बजाय ग्लूकोज टेट्रा एसीटेट बनता तो फिर ग्लूकोज में कितने OH प्रेजेंट होते? टेट्रा का मतलब 4 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। अगर ग्लूकोज टेट्रा एसीटेट बनता तो उससे पता चलता कि ग्लूकोज में 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो यानी इससे पता चला कि यहाँ ग्लूकोज में कितने आपके OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट रिएक्शंस कैसे याद रखते हैं? ये आपके पास OH ग्रुप है बेटा, ये आपका OH ग्रुप है, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहा हूं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एसिटिक एसिड COCH3 बना, प्लस आपका निकल जाएगा CH3 COOH। यानी OH की रिएक्शंस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसा होती है तो ये याद रखनी है। तो ऐसे कितनी जगह रिएक्शंस होगी? 5 जगह। कैसे? देखो ध्यान से, ये रिएक्शंस आपकी होती कैसे हैं? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है क्या चीज? ये आपके पास है CHOH होल 4 और यहाँ पर आपका CH2OH है, ये आपका ग्लूकोज है। इसको रिएक्शंस किसके साथ में? ये रिएक्शंस कर रहा है आपका 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कर रहा है। रिएक्शंस करने के बाद बना क्या रहा है? CHO CHO का पूरे का होल 4 CH2OCOCH3 क्या बनाइए? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब की बार बोर्ड में क्वेश्चन आंसर करें, और से कौन कैसे बनाओगे? ग्लूकोज था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का ग्लूकारिक एसिड कैसे बनाओगी? तो 5 एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद पता चलता है कि कितने मोल एसिटिक एनाइड्राइड के साथ एक मोल ग्लूकोज एक काफी टाइम को आ गया होल 4 है, ये CH2OH है, जिसको ट्रीट किया आपने, ऑक्सीडेशन किया इसका किसके साथ? HNO3 के साथ। इधर आपका ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड बना था ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद इसको भी ट्रीट किया किसके साथ? HNO3 के साथ ट्रीट किया, COH CHOH होल 4 COOH, ये आपका बनता है। इसे कहते हैं ग्लूकोज, इसे ग्लूकोज कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। इसे कहते हैं सैक्रिक या ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड कहते हैं या सैक्रिक, सैक्रिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो यानी सैक्रिक एसिड में CHO का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ? COH में हुआ। प्राइमरी OH का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ? यानी प्राइमरी OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, COH ग्रुप में पाएगा नाइट्रिक एसिड। याद रखते हैं, याद रखते हैं इसमें सेकेंडरी OH कितने हैं भाई? कबीर
सेकेंडरी ओएच कितने हैं? सेकेंडरी ओएच कितने हैं? बिल्कुल सही बात है, बाकी तो आवाज ये फैन ही खा लेते हैं, नहीं तो हाँ, फैन चलते रहे तो आवाज का पता नहीं चलता ना। ये तो रोहन को कर भी नहीं दिया जा रहा, पता नहीं क्यों। ये आपके पास सीएचओ है, तो रोहन इसमें कितने ओएच सेकेंडरी ओएच पर जाएंगे? सेकेंडरी ओएच ग्रुप कितने हैं इसमें? इसमें सेकेंडरी ओएच कितने हैं भाई? ये आपका सेकेंडरी ओएच है, ये सेकेंडरी ओएच है, ये सेकेंडरी ओएच है, ये सेकेंडरी ओएच है। जो सेकेंडरी ओएच है तो सेकेंडरी ओएच किसे करें? जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ रहा है। प्राइमरी ओएच किसे करें? जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन देखते हैं, इस कार्बन का, इसका एक पड़ोसी ये, एक पड़ोसी इधर वाला कार्बन, तो इसका डिग्री ओएच होगा, सेकेंडरी होगा। लेकिन इसका पड़ोसी केवल एक कार्बन है, ये सिर्फ प्राइमरी ही होगा। तो फिर इसका हम ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड के द्वारा यानी HNO3 के द्वारा प्रचलित भी काम है। CHO ग्रुप को किसमें ऑक्सीडाइज करना? COOH में। CHOH को नहीं ऑक्सीडाइज कर पाएगा, CHOH को नहीं कर पाएगा, इस CHOH को भी नहीं कर पा रहा ऑक्सीडाइज ना इसको, और इसको भी किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं? इसको भी COH में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो आपको पता क्या चला? ठीक है, ये वाला जो CHO ग्रुप है और ये वाला आपका जो प्राइमरी OH ग्रुप है, इनका ऑक्सीडेशन होगा किसमें? इनका ऑक्सीडेशन होगा COH ग्रुप में। सेकेंडरी का पूछ लिया करेंगे आपके यहाँ क्योंकि वहां तो खैर बाद में बात करेंगे कि जेई है क्या चीज, जेई है क्या चीज बाद में बात करेंगे। नहीं तो हर कोई देखना सपना देख चाहता है कि पूरी इंडिया से केवल 14 बच्चे, कितनी बड़ी इंडिया, केवल 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 100 परसेंटाइल आया है। और 99 यानी 100 जिनका परसेंटाइल आया, उनके भी 300 में से 300 मार्क्स नहीं पूरे थे। 300 में से पूरे 300 नहीं थे। 254 252 नंबर 300 में से जिसके आते हैं उसका 100 परसेंटाइल होता है। और जिसके 200 के आसपास होते हैं 99, यानी 180 से ऊपर ऊपर 99 बन जाता है। तो वो तो खैर अलग मैटर है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप पहले बना रहे हो, देखा ध्यान सुना, हाँ कहना क्या है, आपको पढ़ना क्या है। ये नहीं कि बस आप काम करो जी, कहना अलग चीज होती है, करना अलग चीज होती है। मैं कहना ये है, तो आप मतलब सीधी जरूरत करो अभी। एक कहना का राज और एक करूंगा जी, एक कर राज कर रहा था कि मैं पौधा है ना, एक सच्चों कहूंगा, इसका ये कम्युनिकेशन है, वही कर सकता है, वही करेगा। और जो कहने का राज है, जा रहा है बस, जा रहा, जा रहा का मतलब यही होगा, बस जा रहा और आ रहा, जाना और आना करना उसे बोलते हैं जा रहा हूँ। और जो अपनी मैं तो खुद सीख का हूँ आज वहां। चलो क्या देखो आगे इसको, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने कुछ बातें कही थी, रोहन अगर याद है, यानी भाई कौन सी कमियां थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ कमियां रही होंगी जी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ कमियां रही होंगी। जब किसी को कमी होती है तो कभी से दूसरे के पास जाते हैं, तो कुछ कमियां रही होंगी ओपन चेन स्ट्रक्चर की। ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी दूसरा है कि दूसरा कॉलेज सर्विस नहीं है तो दीजिए। तो ये आपका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। जब इसमें यहाँ सीएचओ ग्रुप है, सीएचओ ग्रुप है तो इसमें रिएक्शन करनी चाहिए किसके साथ? किसके साथ? कुछ लिखवाए थे, एविडेंस लिखवाए थे। जब इसमें सीएचओ ग्रुप है, एंटी एच ग्रुप है, तो इसे सीफ टेस्ट देना चाहिए। जब इसमें फ्री सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है, जब हम सीएचओ ग्रुप इसमें दिख रहा है अपना, तो इसे सीफ टेस्ट देना चाहिए। अब आप कहेंगे आपने पूछते हैं बीच में कि सर सीफ टेस्ट होता क्या है? ठीक है, सीफ टेस्ट देना चाहिए। दूसरी बात, जब इसके पास सीएचओ ग्रुप है, जहां भी सीएचओ ग्रुप होता है, वहां
इस रिएक्शन में रिएक्शन कराइए इसके साथ अगर से करती हूँ ये इसका मुझे मालूम हमने वो मानने से के बाद वैसा करने को ना जाती तो कुछ ने इसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी किसके साथ NaHSO3 के साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी ग्लूकोज ने नहीं करता तो इसका मतलब इसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है अगर ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शंस कर जाता NaHSO3 के साथ रिएक्शन कर जाता तो हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर न पढ़ रहे होते साइक्लिक स्ट्रक्चर ना पढ़ रहे होते तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का कारण ये हुआ कि यार जब CHO ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज में जब CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसने NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए बट एडिशन प्रोडक्ट ये नहीं देता तो इसका मतलब क्या फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब हुआ कि इसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराए जब इसके पास CHO ग्रुप है तो इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करनी चाहिए ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कैसे होती है ये आपका COH है अगर रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोएफिशिएंट फिर भी चार्ज पॉजिटिव होगा और सिर्फ पास नेगेटिव होगा इस पॉजिटिव के पास तो ये नेगेटिव एड्रेस हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन डायरेक्ट बनाएगा क्योंकि कार्बोनिक कंपाउंड के साथ कार्बोनिक ग्रुप के साथ जितना रिएक्शन रिएक्शन करता है रिएक्शन करता है तो पॉजिटिव रिएक्शन करनी चाहिए और एनजीएक्स के साथ रिएक्शन नहीं करता ये भी बताता है कि इसका कोच के पास ये अच्छी प्रूफ है नहीं अगर ये रिएक्शन कर जाता किसके साथ और एनजीएक्स के साथ रिएक्शन अगर हो जाती तो इसमें फ्री सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट होता तो आपको पता चला दो ही चीज फिर उसके बाद अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ये पे लिखो है अगर आप सबसे पहले कौन से सॉल्यूशन तक इसमें 303 यानी ग्लूकोज के क्रिस्टलाइजेशन पर दो अलग अलग कोण बनती है एक क्रिस्टलाइजेशन होता है आपका 303 केल्विन पर दूसरा होता है 371 केल्विन पर 371 यहाँ ये यहाँ बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलती है तो हमारे पास तो ये तो एक ही है फॉर्म फ्रंट स्ट्रक्चर तो एक ही फॉर्म है लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं अलग अलग सॉल्यूशन से एक हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से करते हैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मिलेगी फिर नॉर्मल सॉल्यूशन से करेंगे इसका मतलब इसकी कोई एक स्ट्रक्चर की आगे कोई फिर स्ट्रक्चर नहीं है ये ऑब्जर्वेशन है मुझे ऑब्जर्वेशन से जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के फेवर की बात नहीं करते दूसरी स्ट्रक्चर थी और दूसरी स्ट्रक्चर जैसे किया बी वाई आर पायरेनॉल स्ट्रक्चर ऑफ निकोल पायरान किसे कहते हैं ये आपका पायरान है भाई नीतीश इसको पायरान कहते हैं पी वाई आर ई में पायरान है तो पायरान से बना पायरेनॉल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है वो जो कुछ बात के पढ़ी है वही फेवर करते हैं किसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को एच एच नीचे लिखा एच ओ एच ऊपर है तो एच आपका यहाँ नीचे
यहाँ HOH हुआ, ये HCH2OH हुआ, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं। फिर दूसरी स्ट्रक्चर बनाई, बाइनोमियल स्ट्रक्चर सेकंड बनाई, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर OH आपका ऊपर हो गया, H नीचे हुआ, HOH हुआ, OH H H आपका HOH और ये HCH2OH, ये बना आपका बीटा डी ग्लूकोज। एक बनी आपकी अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरी बनी आपकी बीटा डी ग्लूकोज। एक आपकी अल्फा डी ग्लूकोज दी गई, दूसरी आपकी बीटा डी ग्लूकोज। अंतर क्या हुआ? फर्स्ट कार्बन पर अंतर है OH का, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, इसमें OH लेफ्ट में, इसमें OH आपका राइट में है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? एनोमर्स रिक्वायरमेंट को दोनों क्या कहते हैं? कहते हैं। ये दोनों आपके एनोमर्स कहलाते हैं। आगे चलते चलिए, ये तो हुई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर से बनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज convert into the two cyclic structure, in which one is the alpha D glucose and second is the beta D glucose। एक अल्फा डी ग्लूकोज है तो दूसरी आपकी बीटा डी ग्लूकोज है। उसके बाद फिर आप चलो उसमें ऐसे सब पढ़ना है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, साकिब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज आपके सामने आई थी। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में थोड़ा सा डिफरेंस था। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपकी ये है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन ऑफ 6 कार्बोनेट डाउन, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल क्लोरोफिल और प्रेजेंस ऑफ 5OH क्लोरोफिल सारी बातें सेम है। तो इतना का डिफरेंस है, देखो चेन स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मस्ती का हाँ। ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा, इसको फ्लोरान टाइप की दो स्ट्रक्चर होंगे इसकी। एच CH2OH, OH HOH CH2OH और ये आपका H, ये हुई आपकी अल्फा डी बीटा डी, एक ये ऊपर OH हुआ CH2OH। ये आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। एक अल्फा डी फ्रुक्टोज हुआ, एक बीटा डी फ्रुक्टोज हुआ, इसमें OH आपका नीचे है, इसमें OH आपका ऊपर है, बस इतना लिख रहे हैं। नेक्स्ट लिखते हैं मलिका, फटाफट लिखो। डाइसैकेराइड, जो सिलेबस में आपके स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड से अगला हेडिंग, अगला हेडिंग है आपको स्ट्रक्चर। जहां तक आप सबसे बताया बताइए बाकी तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। यहाँ आपने डाइसैकेराइड लिखना है,
रोहन डाइसैकेराइड लिखने के बाद 3 एरो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। फटाफट, तीनों का फॉर्मूला सेम है, मोलर फॉर्मूला सेम है। तीनों का मोलर फॉर्मूला सेम है बेटा। हो गया। पहला देखो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे पहले। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हेडिंग डालना। C12H22O11, सबका तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, तीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हेडिंग डाल दिया स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। हेडिंग है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज है। देखो बेटा ध्यान से एक बात याद रखनी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये आएगा आप सुक्रोज का हाइड्राइड करें। सुक्रोज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो, यहाँ बनते हैं टू यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड C6H12 और 6 प्लस C6H12 और 6 होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। कोशिश करते हैं और उसके हाइड्रोलाइसिस वाली स्टडी जब करते हैं तो पता चलता है कि हाइड्रोलाइसिस को लेकर आपका अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट और दूसरी यूनिट की आपको बीटा डी फ्रुक्टोज की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर इन दोनों यूनिट को कंबाइन करें, अगर इन दोनों यूनिट को कंबाइन करें यानी यहाँ से -40 निकाल करके 40 दिया इसके थोड़ा हो गई दोनों की मान दिस इज गेज अल्फा डी ग्लूकोज है बीटा डी बात नहीं है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पर आपको क्या मिलता है, सुक्रोज के जल घटन पर है। तो सुक्रोज के जल घटन पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज आपको मिलता है। ये बात याद रखनी है, कभी कभी बीटा डी का बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रुक्टोज, इनमें अल्फा बीटा की जगह चेंज करनी होगी। तो ये बीटा की समझ गया। ये मेरे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर की ग्रेड देखते हैं तो आपके दो यूनिट सेकेंड मिलती है। अगर इन सब कंबाइन में कंबाइन लेंगे तो हम नहीं निकालेंगे, निकालने का मिलेगा। चलो ताकि में ये अल्फा डी ग्लूकोज लिखा है।
अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज लिख रहा हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रुक्टोज है, माइनस वाटर मैंने कहा आपसे निकालना है। H2O यहाँ से, यानी C1 यहाँ से और C आपका 2 वाला का 1 2। Joined by the oxygen atom. This linkage is known as the alpha beta glycoside linkage. जहाँ आपस में दोनों मॉलिक्यूल लिंक हुए उस लिंकेज का नाम है अल्फा कोमा बीटा ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं इसको, लिंकेज। आपस में जहाँ बनेंगे आपस में कोई जहाँ दोनों आपस में जुड़ते हैं और बाई ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं दोनों यूनिट, तो इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ने वाले दोनों यूनिट को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। विदर्भ में पोटासियम टॉलरेंस रिएजेंट लिखा है, यहाँ क्या लिखा? टॉलरेंस रिएजेंट, नो रिएक्शन, सिल्वर मिलर नहीं बनता। सुक्रोज फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, नो रिएक्शन, hence sucrose is a non-reducing sugar, non-reducing sugar। अब आप मुझे बताएंगे कि जब मैंने सुक्रोज को ट्रीट किया टॉलरेंस रीजन के साथ तो भी टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं कर रही, जब मैंने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ देखी थी तो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रही, यानी सुक्रोज ने तो टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, नहीं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रही है, रिड्यूस नहीं कर पा रही दोनों रिएजेंट को, तो क्या कहेंगे? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अलीना कैसे पता चला कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? देखो कैसे देख के पता करोगे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? हमें तो रिएक्शंस करा कर देखनी किस किसके साथ में, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ और
फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ ये अल्फा डी अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा बीटा अल्फा तो अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज तो ये था अल्फा डी ग्लूकोज तो ये था और बीटा डी तो ये था दोनों को जोड़ा का अल्फा इसका बीटा को दोनों को जोड़ा तो कितने हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दैट लिंकेज alpha D glucose and beta D fructose joined with each other known as the glycosidic linkage जिस लिंकेज के द्वारा दो मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक होते हैं उसको क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं ये बात आपको याद रखना है सुक्रोज को ट्रीट किया टॉलरेंस रीजन के साथ नो रिएक्शन सुक्रोज को ट्रीट किया फेलिक सॉल्यूशन के साथ नो रिएक्शन एंड सुक्रोज इज अ नॉन एडिशिंग शुगर साकिब कैसे पता चलेगा अगर फर्स्ट कार्बन पर तुम्हें किसी शुगर में फर्स्ट कार्बन पर कोई कुछ नजर आ जाए फर्स्ट कार्बन की बात करें जैसा इसका फर्स्ट कार्बन ये है ये फर्स्ट कार्बन है 1 2 3 4 5 6 इसका ये आपका 1 तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ 3 4 5 एंड 6 तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यानी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कार्बन पे जब ऐसे देखते हैं तो उससे शुरू करते हैं किसी कीटोनिक ग्रुप से बीच में रहेगा दूसरे नंबर पे कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रुक्टोज में मैंने क्या कहा मैं इसका कि अगर किसी किसी शुगर में फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप नजर आ जाए तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी फर्स्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप नजर आ जाए तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी तो लिंकेज आपको याद रखना है ये भी याद रखना कि C1 ऑफ लिंकेज किसी से बीच होगा C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिकल में ध्यान करेंगे इस बात को कि सुक्रोज में C1 कार्बन फर्स्ट कार्बन तो होगा किसका फर्स्ट कार्बन तो होगा अल्फा डी ग्लूकोज का और सेकंड कार्बन होगा बीटा डी फ्रुक्टोज का ये बात याद रखनी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए कहा है क्योंकि न तो ये पहले सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाती न ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाती अगर कोई सब्सटेंस टॉलरेंस रिएजेंट या फीडिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता तो कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस अगर कोई पदार्थ टॉलरेंस रिएजेंट या फीडिंग सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शंस नहीं करता तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहेंगे उसे नॉन रिड्यूसिंग देख के रिएक्शंस करा कर पता चलेगा कोई पदार्थ रिड्यूस कर पा रहा है और को नहीं कर पा रहा तो कर पा रहा है टॉलरेंस रिएजेंट REAGENT साथ साथ सबको बोलता रहता हूँ अच्छा ठीक है इन्वर्ट ऑफ शुगर देखते हैं इन्वर्ट ऑफ कैन शुगर इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर कैन शुगर या इन्वर्ट 22 11 plus 66.5 degree plus 66.5 degree फाइव डिवाइसेस कर रहा हूँ H प्लस कन्वेंस में करता हूँ C6H12 और 6 अल्फा डी ग्लूकोज आपका ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज
इसका स्पेसिफिक रोटेशन है 66.5 डिग्री। इसका है 52.5 डिग्री प्लस। इसका है 92.4 डिग्री। इन दोनों को छोड़ने पर क्या आएगा? जो रोटेशन बचेगा, जो रोटेशन होगा नेगेटिव, इसका रोटेशन क्या है? पॉजिटिव। इस बात शुगर किस कहते हैं? शुगर शुगर कहलाते हैं। शुगर के ऑफ शुगर। ये शुगर के देखो मैंने क्या लिखा है? क्रॉस लिखा, क्रॉस का हार्डनेस किया, स्टेप आएगा जिसको लेकर आपको एल्फाडेटिक कॉर्ड मिला, एल्फाडेटिक कॉर्ड मिला, एल्फाडेटिक कॉर्ड में क्या है? मुझे नहीं लिखा है नीचे प्लस का 66.5 डिग्री और माइनस का, ये माइनस है पूरी बेटा, और ये प्लस है। हाँ, देखो यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रॉस rotate clockwise with the plane polarized light। देखो ध्यान से पढ़ने के बाद पॉइंट पढ़ेगा। यहाँ आपके पास है red light which vibrate in all directions। जो सभी डायरेक्शन फैल जाती है फ्लैट को कहते हैं सामान्य लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। ये क्या कहलाई आपकी? ऑर्डिनरी लाइट कहलाती है, सामान्य लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को कौन से पास और बात करते हैं। ये वाली लाइट आपकी जो आएगी, ये ऑर्डिनरी लाइट कहलाती है। निकोल बेंच से पास करने के बाद हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड, पी ओ एल ए एस ई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट का पोलैरिमीटर से नाम लिया कंपाउंड। ये नए के कंपाउंड की एक बात होती है, तो नए जैसा प्रोफाइल है मतलब क्या? तो ना करेगी हिंदी की प्रोफाइल, रोटेशन की टाइप से हो सकता है। प्रोफाइल हिंदी की प्रोफाइल, तो ये तो आप प्रोफाइल, ये और प्रोफाइल प्रोफाइल कैसे क्वालिटी what is the text of the main quantum factor of white so what it is the voltage sound is voltage form that is voltage that is voltage ठीक लोग वाइब्रेट कर देता है। बता दिया आपने, सब्सटेंस यहाँ दिया पोलैरिमीटर के अंदर, पेट्रोसाइड पोलैरिमीटर, उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन दिया, किसका लिया? सुक्रोज का। सुक्रोज आपको पहले सुक्रोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्यों? क्योंकि पोजीशन दबाया आपने, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। कैसे करेगी? क्लॉकवाइज रोटेट करेगी समतल ध्रुवित प्रकाश को। लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज कैसा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और बीटा डी ग्लूकोज कैसा है? लेवो रोटेटरी। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी ई एक्स टी आर ओ
ROTA rotate me. Dextro rotate me. एक होता है ग्रामर LAEBOPA इलेक्ट्रोन तो कम हुआ कितना हुआ 2.8 हुआ बीटा डी फ्रीक्वेंस कितना हुआ माइनस के 92.4 डिग्री का। इन दोनों रोटेशन को आपस में देखते हैं तो रोटेशन बचेगा ओवरऑल माइनस में बचेगा लेफ्ट रोटेशन बचेगा। उधर देखते हैं तो क्या है x2 रोटेशन है। तो इधर देखते हैं तो ये सॉल्यूशन जो आपका बना है देखो रोटेशन है। तो सिंपल आगे वाले ने तीन बार लिखे the fractions of the product is just inverse to the fractions of the reactant। यानी इसको तो कह रहा हूँ ना रिएक्टेंट। तो मैं कह रहा हूँ rotation of यहाँ the rotation of product is just invert to the rotation of reactant। Hence this is known as the inversion of rotations। यानी the rotations of product is just invert to the rotations of reactant। तो यहाँ पर रोटेशन आपका पॉजिटिव क्लॉकवाइज है ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी प्रोडक्ट का जो रोटेशन है वो रिएक्टेंट के रोटेशन के जस्ट अपोजिट है। तो इसको पूरे को ओवरऑल दिस इज नॉन एज द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इसको क्या कहा इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। क्लियर होगी बात इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर क्यों कहा। आगे चलते हैं पूछ लो कोई बात ऐसा पूछने इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर क्या क्यों कहते हैं इसी बात आपकी है कि हाँ सर हमें पता चल गया आप क्या कहना चाहिए क्या लिखा हुआ बुक में कि इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इसे कैसे कहते हैं क्या है। आगे पॉइंट है बेटा ब्रेक क्या ब्रेक नहीं मुझे बेटा कॉपी चेक करने जाना है। ब्रेक का कोई मतलब नहीं है टॉपिक और पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ maltose structure of maltose particle structure of बताऊंगा C12H22O11 माल्टोस है माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस करते हो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर C6H12 और 6 प्लस C6H12 और 6 हुआ ये अल्फा डी ग्लूकोज ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज सॉरी 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 maltose on hydrolysis gives 2 unit of alpha D glucose दोनों सेम मिलेगी और दोनों से मिली अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट मिलती है दोनों। तो मैंने क्या करना है दोनों स्ट्रक्चर किसकी बचती है अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है दोनों दोनों स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज प्लस दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे ही बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल
चश्मा ही काम करता है ना। ये तो माल तो होते रहेंगे ना, एक वैसे हम तो वैसे ये इंजीनियर किसका नाम मान सी शुगर है या नॉन लिविंग शुगर? कैसे पता चला कि लिविंग शुगर है? कैसे पता चला कि लिविंग शुगर है ये बात आप सही कह रहे हो। माल्टोस को स्थानांतरित करके एक जो ऑर्डर कीजिए, माल्टोस रिड्यूस बहुत सोलन and it is called and it is called reducing sugar को reducing sugar कहते हैं। लेकिन आप बताएंगे कि reducing sugar किस काल को? माल्टोस एक रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोस reducing sugar है। maltose reduce both tolerance agent and failing solutions, hence it is called reducing sugar। reducing sugar। देखो बेटा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, इस पहला जो कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पर ये जो OH फ्री है। मैंने कहा था अगर ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग शुगर कहता है। अगर फर्स्ट कार्बन पर OH प्रेजेंट नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहता है। तो ये जो OH है जो मैंने सर्कल में बंद किया है फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन, इसके फर्स्ट कार्बन OH और इसके फोर्थ कार्बन की OH के साथ इन्वॉल्व है एक लिंकेज की, और लिंकेज करने के बाद से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो लिंकेज किसके बीच में, ये बात याद रखिए। C1 of one glucose unit and C4 of other glucose unit। The linkage in maltose takes place between C1 of one glucose alpha glucose unit and C4 of other alpha D glucose unit। तो यानी C1 के और C4 के बीच में लिंकेज हुआ। अगर दोनों ही आपस में अटैच होती है तो ऑप्शन के द्वारा अटैच होती है। कहाँ कहाँ अटैच होती है? C1 एंड C4 के द्वारा अटैच। एक C1 है तो दूसरा आपका C4 है। तो यानी यही तो पूछा जाता रहता है कि इनमें जो लिंकिंग होती है किन किन कार्बन के बीच में होती है। वहां थी C1 एंड C2 के बीच में, यहाँ है C1 एंड C4 के बीच में। तो ये बात याद रखनी होती है। और ये इस कार्बन पर, यानी ये फर्स्ट कार्बन है, मैंने कह रहा था कि फर्स्ट पे देखो तो नजर आ जाए
तो इंडक्शन शुगर कहलाएगी, क्यों कहलाएगी कि जैसे ही शुगर में पॉलीफिलिन और फिनिल दोनों को शुगर है जो दोनों में कुछ कर देती है, तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है भाई। बाकी लैक्टोज और स्टार्च, सेलुलोज, ये कर रहा कल ही क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चंस कब के लिए लाया था मैसेज, लेकिन क्वेश्चंस कल कराएंगे इसके सारे, इसके क्वेश्चंस कराने के लिए नोट्स लाते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं। किसके बारे में? रोहन